एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स का। इसे 6 लॉ है और देयर इज ए फिजिसिस्ट, आप नाम सुने होंगे तो अच्छी बात है, फीनमैन। वो कहते हैं कि दुनिया का सारा फिजिक्स का प्रॉब्लम को हम 6 लॉ से संभाल सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई दूसरा फॉर्मूला, दूसरा लॉ की जरूरत नहीं है। एक हुआ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा हुआ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे तो यहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बड़ा पावरफुल लॉ है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इस लॉ के पीछे किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। पहले लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल unbalanced force acts on a body or system of mass, the total momentum of the body or system remain conserved, means constant, जो था वही रहेगा। ठीक है, बड़ा पावरफुल लॉ। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई एक सिस्टम ऑफ मासेस का जो मोमेंटम था वही मोमेंटम रहेगा। इतना पावरफुल लॉ होने के बावजूद कैसे कोई साइंटिस्ट इसके पीछे अपना नाम नहीं जोड़े। साइंटिस्ट लोग तो बड़े चालाक होते हैं, नहीं? जो रेजिस्टेंस निकाला, ओम अपना नाम दे दिए, यूनिट, है ना, यूनिट दे दिए ओम। जो करंट निकाला वो अपना नाम एम्पियर दे दिए, उनका नाम ही एम्पियर था। जो रेडियो एक्टिविटी डीके के बारे में निकाले वो अपना नाम दे दिए, उसका यूनिट डीके कांस्टेंट का, डीके का रेट ऑफ डीके का यूनिट क्यूरी। रदरफोर्ड भी एक यूनिट है। ऐसे करके सब अपना अपना नाम पे दे दिए, लेकिन इतना पावरफुल लॉ होने के बावजूद कोई अपना नाम क्यों नहीं दिया? तो चलो सोचते हैं। इसलिए नहीं दिया कि दिस इज रियली अंडरस्टूड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। अगर आप न्यूटन्स लॉ को थोड़ा ढंग से देखोगे, ये चीज आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा वेरीफाई करेंगे, लॉ तो प्रूफ नहीं करेंगे, वेरीफाई करेंगे बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हमें क्या मालूम है? when external force acting on a system is 0, VCM is constant, ये मालूम है। that is summation of mi di by summation of mi is a constant, that is summation of mi di is a constant। मतलब टोटल मोमेंटम m1 v1 plus m2 v2, टोटल मोमेंटम p total is a constant। कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम के ऊपर नहीं है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से समझ में आ रहा है। नॉट ओनली दैट, बारी बारी से न्यूटन ये सारा चीजों को रिपीट करने की कोशिश की है, लोगों को समझ में नहीं आया तो 3 लॉ बना डाले, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बना दी, निकल के आ गया। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूटन्स लॉज फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ आप क्या कहोगे? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is the external force acting, so change in momentum is external force multiplied by time।
अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो ये हो गया जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो है, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जो था वही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। ऐसा कैसा हो जाता है यार? चलो थोड़ा देखते हैं इसमें। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहां से कोई बॉल ऐसे आ रहा था, ठीक है, कुछ भी मास से कुछ भी वेलोसिटी में आ रहा है, कोई दूसरा बॉल ऐसे आ रहा था, दोनों एक दूसरे को मिले, यहां पर टकराए, ये ए है, टकराने के बाद ये बॉल इधर उछल गया, ये बॉल इधर उछल गया, ठीक है। अब ए इधर जाने लगा है ए डैश में, बी इधर जाने लगा है बी डैश में, ये बी है, बी इधर जाने लगा है बी डैश में, बी डैश बन के जा रहा है इधर। अब अगर हम कहेंगे ये था इनिशियल सिचुएशन, दिस वाज द इनिशियल सिचुएशन बिफोर कोलिजन, दिस इज द फाइनल सिचुएशन आफ्टर कोलिजन irrespective of their masses and velocities। चाहे ये m1 था, ये m2 था, ये v1 था, ये v2 था, ये m1 है, ये v3 है, ये m2 है, ये v4 है, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। उसके बावजूद आप देखोगे मोमेंटम हियर इज इक्वल टू मोमेंटम हियर। व्हाई? बिकॉज व्हेन दे स्ट्राइक ईच अदर they exert forces onto each other, but if you consider them as a single system तो आप कहोगे बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया ना, अंदर का मारपीट है, तो the momentum will not change, momentum will not change। जब तक कोई सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा, मोमेंटम जो था वही रहेगा। तो आप कहोगे यहां पर जो मोमेंटम था इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? इफ आई कंसीडर देम एज ए सिस्टम, द मारपीट फोर्स बिटवीन देम इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये कौन बोला सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन हम लोग किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बोला पहले जो था बाद में वही रहेगा, हम लोग हाँ जी नहीं करेंगे, वेरीफाई। अच्छा, टकराव हुआ तो इसका तो मोमेंटम बदलेगा, इसका भी मोमेंटम बदलेगा, दोनों का मोमेंटम बदलेगा। ये इधर जा रहा था इधर गया, ये इधर जा रहा था इधर गया। चलो देखते हैं इसका मोमेंटम में कितना बदलाव आया। यू से m1 v3 माइनस m1 v1, इसका m2 v4 माइनस m2 v2, तो इसका मोमेंटम बदल रहा है, इसका मोमेंटम बदल रहा है। रिमेंबर दीज आर ऑल वेक्टर्स, दीज आर ऑल वेक्टर्स। लेकिन देखो तो हम जानते हैं कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, बट चेंज इन मोमेंटम does not depend upon mass and velocity, it depends upon what force acts and for how much time it acts on the body। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराए, they were in contact, and you know the contact forces are always equal and opposite, contact forces are always equal and opposite। समझ में आया क्या? contact forces are always equal and opposite। इसका मतलब टकराते वक्त ये इसके ऊपर जितना फोर्स देगा, ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा, ऑपोजिट फोर्स देगा। अगर इसके ऊपर फोर्स आया वेक्टर F, तो इसके ऊपर आएगा माइनस F। ये इसके ऊपर जितने समय के लिए फोर्स देगा, ये भी उसके ऊपर उतने ही समय के लिए फोर्स देगा। सो बोथ आर एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फॉर इक्वल टाइम। मतलब इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा एक डायरेक्शन में, उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम? इसका चेंज इन मोमेंटम प्लस इसका चेंज इन मोमेंटम जोड़ दो तो हो गया जीरो। बाय
इसका चेंज इन मोमेंटम ऊपर वाले का क्या था, mv3 माइनस m1 v1। नीचे वाले का चेंज इन मोमेंटम क्या था, m2 v4 माइनस m2 v2। दोनों का इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम है, मतलब अगर m1 का चेंज इन मोमेंटम हुई है, m2 का मोमेंट चेंज इन मोमेंटम हुई है, दोनों में क्या रिलेशन है, ये चेंज इन मोमेंटम इसका इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। थोड़ा अगर आप इसको प्यार से देखोगे क्या देगा, m1 v3 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v4 प्लस m2 v2। हो गया ना। अब ये वाला टर्म को इधर ले आओ, ये वाला टर्म को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा देखो, तो m1 v1 को इधर ले आएंगे, क्या मिलेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 है ना, और इसको इधर ले आओ, दैट इज इक्वल टू m1 v3 प्लस m2 v4। मतलब टकराने से पहले मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2, टकराने के बाद मोमेंटम है m1 v3 प्लस m2 v4, ये सब बराबर है, मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। हाँ, अब हम सेटिस्फाइड हुए, अब हम सेटिस्फाइड हुए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि momentum before collision after collision will remain same as long as no external force acts on the body or system of masses। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कोई 2 kg का बॉल अगर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, 3 kg का जा रेस्ट में, दोनों टकराए, v वेलोसिटी में जाने लगे, पूछा है बताओ v क्या है, v क्या है, इस सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन तो आता है सबको, लेकिन थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिकली उसको सोचेंगे। इफ वी कंसीडर द 2 ब्लॉक्स एज ए सिंगल सिस्टम, ये पहला सोच होना क्लियर है, होना जरूरी है। कंसीडरिंग 2 ब्लॉक्स एज ए सिस्टम, ये चीज हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। The interactive force during collision is an internal force as no external force acts, you can say initial total momentum is equal to final momentum of the system। ये हो गया क्लू। Now we go for solution of bit number 1। What was the initial momentum? We know the initial momentum by magnitude and direction will be equal to the final momentum। Initial momentum will be definitely equal to final momentum। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 2 kg का था, 2 into 10 3 kg का तो था 0, रेस्ट में था इसका। अब ये 2 और 3 दोनों मिलके v में जा रहे हैं, तो v तो कोई भी बता देगा, 20/5 is 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? यस सर। दूसरी क्वेश्चन में देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो बराबर होना है। पहले क्या मोमेंटम था, अगेन P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में क्या था, चलो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 into 10 और इसका उल्टा है तो नेगेटिव लिखेंगे, -3 into 1 दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इसका नेगेटिव है, उल्टा जा रहा है, -2 into 2 प्लस 3 kg जा रहा है v में, 3 kg जा रहा है v में, तो 3, तो इसमें से क्या मिला, 20 - 3 is 17 is equal to -4 plus 3v और v is equal to 7 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या वेलोसिटी होगा, हम लोग कैसे कंजर्व किए, यूजिंग
क्या कंजर्व किए, मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हम वेलोसिटीज निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए बम of mass, a bomb of mass 6 kg was moving on a horizontal floor with 2 meter per second. It explodes and a 3 kg part moves back with 4 meter per second. Find with what velocity, पहले 6 kg था क्या, 2 kg पार्ट कर देते, 4 kg पार्ट, अच्छा, moves with 8 meter per second, कोई तकलीफ नहीं। Find with what velocity the rest 2 kg पर moves। अब वो पूरा कहानी हम लोग नहीं निकले वाले, क्या, consider the bomb as a system, during explosion no external force acts on the system, so the momentum of the system will remain conserved। ये सब कहानी सबको मालूम है अभी, तो सीधे सीधे बना दिए। तो हम क्या कहेंगे, नो एक्सटर्नल फोर्स एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स। आप क्या कहोगे, नो एक्सटर्नल फोर्स है तो आप कहोगे मोमेंटम इनिशियल नॉट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। इनिशियली क्या हाल था, 6 केजी का बम है और जा रहा है इधर क्या स्पीड में, 2 मीटर पर सेकेंड। और बाद में क्या हुआ, ये 4 केजी का टुकड़ा पीछे गया 8 मीटर पर सेकेंड में, बाकी का 2 केजी कितना जोर से जाएगा वही पता करना है। इनिशियल मोमेंटम था 6 into 2 that is 12 IK। इसका मोमेंटम था 8 into -4 IK, क्योंकि उल्टा जा रहा है। इसका मोमेंटम था 2 v वेक्टर, ध्यान रहे v इज वेक्टर, v इज ए वेक्टर। तो क्या हो गया, 12 IK माइनस 32 IK प्लस 2v, तो क्या हो गया v, देखो v इज कमिंग, इसको इधर ले आओ, 32 plus 2 is 44, so v is coming out to be 22 IK मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा टुकड़ा कितना जोर से फेंका जाएगा, आप कहोगे 22 IK मीटर पर सेकेंड। सिंपल है सर। 4 kg तो मास है ना, तो वो -4 थोड़ी रहेगा। हाँ 4 kg जा रहा है, -8 नहीं, यू आर वेरी करेक्ट। तो मुझे लिखना चाहिए था -8, दैट इज 4 into -8 IK। अब मेरे हिसाब से आप खुश हो, लेकिन बात तो वही निकल के आ गया जो था, है ना, मैं लिखने में गड़बड़ किया था। ठीक, समझ में आ गया सॉल्यूशन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 similar raindrops moving in mutually perpendicular directions with same speed v, same speed v, combined together, find velocity of the bigger drop। बड़ा ड्रॉप का वेलोसिटी क्या होगा, कितना सिंपल है। 2 रेन ड्रॉप थे,
एक कोई मास m था, ये आ रहा था v स्पीड में, और दूसरा भी ऐसे ही आ रहा था, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये v स्पीड में, और दोनों टकराए, चिपक गए, बड़ा ड्रॉप बन गया। बड़ा ड्रॉप का वेलोसिटी बताओ, v डैश, ये भी था, इसका वेलोसिटी v2 क्या होगा। मान लो ये v1 था, सेम वेलोसिटी v1, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी v2, ये पूछा गया है। तो वेलोसिटी पूछा है, लेकिन हम स्पीड बताएंगे क्योंकि v1 का डायरेक्शन तो नहीं दिया है ना, स्पीड ही बताएंगे। तो सॉल्यूशन क्या कहेंगे, अगर हम दोनों ड्रॉप को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड के बराबर है, इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन के बराबर है। इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका mv1, इसका mv1, और दिया है कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट कितना हुआ, mv1 का स्क्वायर होल डबल, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2m जा रहा है v2 में, 2m v2 सिंपलीफाई करो, √2m v1 इज इक्वल टू 2m v2, तो क्या मिल गया, v2 इज v1 by √2। So the combination after coalescing, after meeting to each other, will move with the velocity v1 by √2 meter per second. Final velocity of the bigger drop will be v1 by √2 meter per second. A gun of mass m fires a bullet with kinetic energy k, ठीक है, k0, find kinetic energy gained by gun। जैसे कोई बुलेट को फायर किया विथ काइनेटिक एनर्जी, बुलेट दिया है कि मास ऑफ बुलेट इज m/100, मतलब गन का मास m है, तो बुलेट को k0 काइनेटिक एनर्जी में फेंका, जैसे फेंका गन भी तो रिकॉइल करेगा। पूछा है बताओ गन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, अगर गन और बुलेट को सिस्टम मान लिए, उनके बीच का जो फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था जिसके चलते बुलेट फेंका गया, वो सब इंटरनल फोर्स हो गए, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व। मतलब आप कहोगे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, लेकिन इनिशियली तो ये सब कुछ रेस्ट में था ना, तो ये हो गया 0। फाइनल मोमेंटम मालूम नहीं है, मान लो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज v, ठीक है, इट इज फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, इट इज मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों मिलके हो गया फाइनल मोमेंटम, एंड दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ बुलेट, है ना। इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम ऑफ गन का मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑफ बुलेट का मैग्नीट्यूड बराबर है, से इट इज p, मान लेते हैं, मान लो कि p वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है। अब आप क्या कहोगे, गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज p²/2 into mass of bullet m/100, p²/2m, so it is 50 p²/m, that is equal to k0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन का क्या होगा, p²/2 into मास ऑफ द गन, दोनों का p बराबर है, दोनों का p बराबर है। अच्छा,
तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आप कहोगे पी स्क्वायर बाई एम का तो वैल्यू है k0/50, पी स्क्वायर बाई एम का वैल्यू है k0/50, so it is 1/2 into k0/50 is k0/100। थोड़ा समझने के बाद हम लोग सीधे सीधे इस पॉइंट में जंप कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम 0 होगा, मतलब इसका जितना होगा उसका उतना ही होगा, दोनों का मोमेंटम बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द डायरेक्ट इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, तो मास के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लेकिन शुरू में हमें ऐसे ही समझना है, तो फिर आपको आगे की चीज थ्रू प्रैक्टिस आपको गेन करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। Now here is a boat, say of mass 100 kg. Here is a man of mass 50 kg, और ये मैन दौड़ता है। The man runs with 10 meter per second or 6 meter per second with respect to बोट के ऊपर 6 मीटर पर सेकंड में दौड़ेगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। गिवन द सिस्टम वाज अर्लियर एट रेस्ट, सिस्टम पहले रेस्ट में था, अभी क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि आप न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी जानते हो और सेकंड लॉ से भी जानते हो। फर्स्ट लॉ से क्या जानते हो, ये सिस्टम अगर रेस्ट में ये इधर जाएगा तो बोट इधर आएगा, द बोट हैज टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप कहोगे फाइनली फाइनली boat moves backward with speed v, है ना। फाइनली ये आदमी इधर भागेगा तो बोट पीछे की तरफ भागेगा, आप जानते हो, क्योंकि उसको पुश करते हुए दौड़ेगा, बोट पीछे की तरफ भागेगा। अब ऐसे भी सेंटर ऑफ मास के कांसेप्ट में हम देख चुके हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहेगा, तो ये आदमी m1 अगर इधर L1 आया तो m2 उधर L2 चला जाएगा। ये सब चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले से। तो इस चीज की बोट विल गो बैकवर्ड। सोचो कि अब हाल कुछ ऐसा है, ये आदमी बोट के ऊपर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, कितने में, 6 मीटर पर सेकंड में, और बोट इधर भाग रहा है v में। तो आप क्या कहोगे, आदमी का एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, 6 माइनस v। तो आप कहोगे एज p initial is equal to 0, so and no external force acts on the system, therefore p final is also 0। p final 0 मतलब हुआ आदमी का जितना मोमेंटम होगा बोट का उतना ही मोमेंटम होगा। तो आप कहोगे दोनों का ऑपोजिट मोमेंटम है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, टोटल मोमेंटम 0 है। तो आप कहोगे 100 into v, और अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाहोगे, आदमी का मास था 50 kg, जा रहा था इधर, तो लिखेंगे 6 माइनस v प्लस बोट का मास कितना था 100, जा रहा था किधर, इधर, तो लिखेंगे माइनस v इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, 6 माइनस v इज इक्वल टू 2v, और v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। द बोट मूव्स विद a speed of 3 मीटर पर सेकेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओ मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। द बोट मूव्स बैकवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड। आदमी जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में ऑन दी बोट विथ रेस्पेक्ट टू बोट।
बोर्ड जा रहा है पीछे v में, तो एक्चुअल वेलोसिटी आदमी का क्या हो गया 6 माइनस v, है ना, ऐसे सोच लेंगे। अभी हुआ यूं है कि कोई एक वेट था 8 kg का, 2 kg का ब्लॉक को यहां से छोड़ दिए, फिसलने लगा। जब 2 kg का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तब 8 kg का वेलोसिटी क्या है? 2 kg का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेट 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो पूछा है बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेट। क्या हम कहेंगे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा, क्या कहोगे आप रिगार्डिंग द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेट एट ग्राउंड? इट इज 10g और लेस देन 10g और मोर देन 10g? It will be less than 10g. Why? Because this block is accelerating down. When this is accelerating down, it is getting a pseudo force. That pseudo force has got some upward component, and that is also a force on the system. So net vertical force is not zero. There is a normal reaction on the system, and there is a weight of the system, but normal reaction is more. So net vertical normal reaction is less. So आप कहोगे net vertical force is not zero, but there is no friction. कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर ये पूरे चीज को हम इस सिस्टम मान लेंगे, तो आप कहोगे कि ये पूरा चीज के ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है वर्टिकली आ रहा है, यहाँ पर भी वर्टिकली आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे? एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स X on the body। आप कहोगे dpx change in horizontal momentum is zero. Horizontal momentum is not going to change because whenever a force acts, the body undergo change in momentum in the direction of force। कौन बोले थे? न्यूटन महाराज ने। अब यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो नहीं बदलेगा। मतलब इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम P initial in the x direction, P final in the x direction has to be same both in magnitude and direction। लेकिन इसको यहाँ से रिलीज किया गया तो सब कुछ रेस्ट में था, तो ये क्वांटिटी हो गया 0। इसका मतलब फाइनल momentum in x direction has to be 0। फाइनल मोमेंटम का x कंपोनेंट has to be 0। ठीक है, ठीक। अब ये हो गया वेज। मान लो कि ये वेज, क्योंकि ये ब्लॉक इधर जाएगा तो वेज इधर जाएगा v वेलोसिटी में, वेज जा रहा है v वेलोसिटी में। और ये जो ब्लॉक था इसका दो वेलोसिटी था, एक वेलोसिटी a से था, एक वेलोसिटी a से था। क्योंकि एक्चुअली वेलोसिटी इसका ऐसे था जो कि 4 है, तो ये हो गया 4 cos 30, ये 30 है तो cos 30, और ये 4 sin 30, ये वाला वेलोसिटी कितना है 4 sin 30, ये 2 kg है। लेकिन हमें ये वर्टिकल वाले से कोई मतलब ही नहीं है। इसके ऊपर ये इधर को 4 cos 30 में जा रहा है, जबकि ये इटसेल्फ इधर को आ रहा है कितने में v में। तो आप कहोगे अगर ये 4 cos 30 में नहीं गया होता, इसका वेलोसिटी कितना होता जितना इसका है v। अब ये 4 cos 30 में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 cos 30 माइनस v। क्या वेलोसिटी हो जाएगा 4 cos 30 माइनस v, क्योंकि ये नहीं मूव करता तो इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 cos 30 होता। ये इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 cos 30 माइनस v। तो आप कहोगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप कहोगे कि ये कितना केजी का मास था 8 केजी का मास है। P final is equal to 2 kg into 4 cos 30 minus v, है ना, माइनस और प्लस 8 into minus v and that is equal to 0। देख लो
2 into 4 cos 30 minus b plus 8 का 8 into minus b क्योंकि इधर है, so that gives you कितना 8 cos 30 minus 2b minus 8b is equal to 0. So 10b is equal to this or b is equal to 0.4 root 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे जो वेव पीछे की तरफ जाने लगेगा क्या स्पीड में 4 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड में पीछे की तरफ जाएगा। 0.4 रूट 3 मीटर पर सेकेंड में पीछे की तरफ जाएगा। ये कोई एक बोट है, 100 kg का बोट है। There were 2 persons sitting at one end of the boat. Mass of each person is 50 kg. They jump out of the boat. With speeds of 10 meter per second with respect to boat, one after another, with respect to boat. Bit number 1 together, bit number 2 one after another. In each case, find final velocity of boat. तो दो आदमी बैठे हुए थे, दोनों 50-50 kg के बराबर मास के हैं, इसीलिए दोस्त बने थे। ठीक है, आप किनारे बैठे हुए थे बोट के, पानी में बोट था, रेस्ट में था, और सब लिखा नहीं है, दिखने से समझ में आया था बोट कहाँ होगा, पानी में ही होगा। तो दोनों विथ रिस्पेक्ट टू बोट 10 मीटर पर सेकेंड जंप किए। पहली बार क्या हुआ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे बोल के कूद गए टुगेदर। दूसरी बार क्या हुआ, तू चल मैं आई बोल के एक गया तो उसके पीछे दूसरा भी कूद गया। अब ये दोनों ही केस में बोट का वेलोसिटी क्या होगा फाइनल। ठीक है, समय थोड़ा कम है, मैं करता हूं सॉल्यूशन। बस लिखने की जरूरत नहीं है कि इनिशियल मोमेंटम वाज 0, so final momentum will be also 0 because no external force acts on the system. अच्छा ठीक है, no external force acts on the system. Final momentum is equal to initial momentum. Finally, पहला केस में हुआ क्या, बोट यहां पे है और ये दोनों कूद गए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के 10 मीटर पर सेकेंड में। बोट कितने में जाएगा, अरे फाइनल मोमेंटम 0 होना है भाई, हम कहेंगे 100, ये दोनों का 50-50, 100 इंटू 10, 50 प्लस 50 इंटू 10, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, है कि नहीं। टोटल मोमेंटम 0 होना है। वैसे हम लिख सकते हैं प्लस 100 इंटू माइनस बी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा एक्स्ट्रा समझो ना। टोटल मोमेंटम 0 है, मतलब जितना इसका मोमेंटम है उतना उसका ही मोमेंटम है। तो 50 प्लस 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 इंटू वी, मिल गया v इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोट पीछे जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये था केस 1। केस 2 में हुआ क्या, सिचुएशन देखो, ये ऐसे था, अब एक देख रहा है दूसरा कूद गया है, नहीं पहले तो दोनों थे, फिर क्या हुआ,
एक बैठा है, दूसरा कूद गया है, तो ये पूरा अरेंजमेंट इधर जा रहा होगा V1 में। फिर क्या हुआ, दूसरा भी कूद गया। पहला तो कूद चुका था 10 में, दूसरा भी कूद गया। आपको बताना है कि कितना जोर से कूदेगा। विथ रेस्पेक्ट टू बोट 10 में कूदा, बोट कितने में जा रहा था, V1 में। बोट नहीं जा रहा होता तो इसका वेलोसिटी 10 होता, बोट इधर जा रहा है तो उसका हो जाएगा 10 माइनस V1, इसका 10। अभी दोनों कूद चुके हैं, बोट इज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विथ स्पीड V2। ध्यान से देखना, दोनों बैठे हुए, बोट का वेलोसिटी 0, एक कूद गया, बोट एंड ए सिंगल मैन मूविंग बैकवर्ड विथ स्पीड V1। उसके बाद दूसरा जब कूदा, उसका स्पीड ऑफ 10 नहीं रहा, क्योंकि बोट ऑलरेडी मूव कर रहा था। वो नहीं कूदेगा तब भी उसका वेलोसिटी V1 था, कूदा उधर को 10 में, है ना। जंप आउट ऑफ द बोट विद द सेम स्पीड ऑन सेम साइड, ठीक है, टुगेदर सेम साइड में कूदे। एक इधर कूदा होता तो बात कुछ अलग था, एक साइड में कूदे। तो अगर ये जंप नहीं करेगा तब भी उसका वेलोसिटी V1 है, किधर, पीछे की तरफ। जंप कर गया तो वेलोसिटी हो गया 10 माइनस V1, क्योंकि वो गिर जाता तो उसका वेलोसिटी पीछे की तरफ V1 होता। जंप किया है, वेलोसिटी हो जाएगा 10 माइनस V1। यहाँ का मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम सब बराबर है। V1 निकालने के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे, V1 निकालना है, ये 50, ये 100 प्लस 50 V1 इज इक्वल टू 50 इंटू 10। V1 मिल गया कितना, 10/3। V2 निकालना है, 100 इंटू V2, इधर का मोमेंटम इज इक्वल टू इधर का मोमेंटम, क्योंकि नेट मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम हैज टू बी 0, हम लोग देख चुके हैं। 100 V2 इज इक्वल टू 50 इंटू 10, किसका, इसका 50 इंटू 10 माइनस V1 दैट इज 10/3, 20/3, है ना। तो इसमें से V2 का वैल्यू कितना आया देखो, तो ये 20/3, ये 30/3, ये 50/3, तो 50/50 इंटू 50/3, है ना। तो V2 कितना आया, V2 कितना आ गया, 100 डिवाइड कर दो 25/3 मीटर पर सेकेंड। 25/3 मतलब एक साथ कूदते हैं तो बोट पीछे जाता है 10 मीटर पर सेकेंड में, वन आफ्टर अनदर कूदते हैं तो बोट पीछे जाता है 25/3, जो कि 10 से कम है। 25/3 मीटर पर सेकेंड में। समझ में आ गया? यस सर। दिया गया है कि ये कोई एक पुली है, ये कोई एक पुली है। अब इधर कोई एक, चलो मानते हैं कि 3 kg का मास है, ठीक है, और इधर कोई एक 2 kg का मास तो है, लेकिन मैं क्या किया हूं, इसको इसे उठा के रखा हूं। ऐसे पकड़ के रखा हूं, ठीक है, झूल रहा है। कितना थ्रेड झूल रहा है, 2.5 मीटर का थ्रेड झूल रहा है। ध्यान से देखो, 2.5 मीटर का थ्रेड झूल रहा है, ठीक है। इफ, ध्यान से देख लेना माय डियर स्टूडेंट्स, इफ थ्रेड at P is cut, find after what time velocity of 2 kg becomes
जीरो momentarily becomes zero, that's all. 2 kg का वेलोसिटी जीरो होगा कितना समय के बाद? ओहो, चलो पहले समझते हैं इसमें क्या होने वाला है। बहुत ही गहरी सोच की चीज है, डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है। हम कोई 2 kg मास को गिरा दिए, जब तक थ्रेड स्ट्रेट हो जाएगा मतलब 2 kg यहाँ पे आ गया होगा। कितना नीचे आया होगा? ये 2.5 मीटर नीचे आ जाएगा, मतलब कितना गिरेगा? 5 मीटर। तो थ्रेड स्ट्रेच हो जाएगा when 2 kg falls by 5 meter. When 2 kg falls by 5 meter freely, the thread becomes tight. ये समझ में आ गया। लेकिन just before thread is tight, velocity of 2 kg कितना है? अरे 2gh कितना गिरा है? 5 मीटर। h कितना है? 5 मीटर। तो हो गया, g को 10 ले लेते हैं तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। धम करके गिरेगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हुआ क्या? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये अरेंजमेंट को थोड़ा देखिए। ये हो गया पुली, 3 kg साथ बैठा हुआ था, उसका कोई कसूर नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ था, देख रहा था 2 kg क्या उठान पटान कर रहा है। 2 kg यहां से गिरा गिरा गिरा, थ्रेड टाइट होने से जस्ट पहले उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही थ्रेड टाइट हो गया 3 kg भी खींचा गया। जैसे थ्रेड टाइट हो गया 3 kg खींचा गया, है ना। अब क्या हुआ? खींचा जाने के कारण ये दोनों मूव करेंगे। तब तो पहले 2 kg अकेला मूव करता था जब तक थ्रेड नहीं टाइट नहीं हुआ था, अब दोनों मूव करने लगे। मोमेंटम इज टू बी कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम along the thread is conserved। मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। मान लो कि यहां पर दिखाते हैं थ्रेड टाइट नहीं हुआ था, ये 10 मीटर पर सेकेंड था। अब जैसे ही थ्रेड टाइट हो गया 2 kg का वेलोसिटी उतना कहां रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जितना भी रहेगा इसका भी वही रहेगा। जस्ट टाइट होने से पहले इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था। जैसे टाइट हो गया फटाक से 3 kg भी खींचने लगा, तो ये जर्क आया इसमें, इसका सडन चेंज इन वेलोसिटी आया। तो हुआ क्या? इसका वेलोसिटी 10 से बन के v बन गया। लेकिन इसका जितना बनेगा, थ्रेड अगर टाइट है तो इसका भी तो उतना ही बनेगा। पहले इस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम था? 2 into 10। अब इस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम है? 2v प्लस 3v। दोनों चलने लगे, दोनों चलने लगे हैं। शायद इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता तो आपको अच्छा होता। एनीवे, जस्ट थिंक वाइज, इससे पहले अभी समझा देता हूं साइड वाइज। ये कोई 3 kg का मास है, समझने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूज थ्रेड है, 2 kg का मास है। आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए, गया। कुछ दूर आने के बाद जैसे थ्रेड टाइट हो गया, सडनली ये भी चलने लगा उसके साथ। मोमेंटम तो कंजर्व है ना। 2v प्लस 3v इज इक्वल टू 2 into 10। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। यस। तो जब तक लूज था ये 10 में जाएगा जाएगा जाएगा, थ्रेड टाइट हो गया, जैसे टाइट हो गया ये भी चलने लगेगा। तो 2v plus 3v is equal to 2 into 10। That is what I am doing here also। अब 2v plus 3v is equal to this, तो v मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे देख रहे हैं? ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। बट व्हाट इज द एक्सीलरेशन? ये कैसा था? ये नीचे की तरफ था।
एक्सीलरेशन कैसे था, ये वेलोसिटी कैसे था, वेलोसिटी ए से था, भी ये भी। एक्सीलरेशन आप जानते हो कि एटूट्स मशीन है भाई, एक्सीलरेशन होता है m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे, उल्टा, क्योंकि अगर ये दोनों रहते तो ये नीचे जाता, ये ऊपर जाता, लेकिन अभी जबरदस्ती इधर जा रहा है। इट इज नाउ एज गुड एज ए केस कि कोई एक अरेंजमेंट था 3 kg और 2 kg का, अब ये सिस्टम को छोड़ देते तो ये ऐसे चलता एक्सीलरेशन ए में, लेकिन हुआ क्या, मैं इसको जोर से एक वेलोसिटी दे दिया भी, तो क्या होगा, जाएगा, खुद रुकेगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो उल्टा डायरेक्शन में है ना। तो फिर क्या कहेंगे, हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फॉर 2 kg, हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 kg कितना था, अभी अभी निकाले, 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन 2 kg का कैसे था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। कब रुकेगा, फॉर स्टॉपिंग, फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी 0। नाउ हम इसको लिखेंगे क्या, इसको ऐसे लिखेंगे -4, इसको लिखेंगे 2 प्लस 2, क्योंकि डाउनवर्ड का हम नेगेटिव लेते हैं। तो टाइम क्या लगेगा, v इक्वल टू u प्लस 80, 0 इज इक्वल टू -4 प्लस 2t इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद 2 kg मोमेंटली रेस्ट में आएगा, फिर उल्टा चलने लगेगा। तो ये मोमेंटली विल कम टू रेस्ट, क्योंकि शुरू में नीचे जा रहा था, रुकेगा, 3 kg उधर ज्यादा मास है ना, रुकेगा, फिर उल्टा आने लगेगा। समझ में आया। तो पूछा है कि आफ्टर व्हाट टाइम 2 kg का वेलोसिटी बिकम 0, आफ्टर 2 सेकेंड्स। ओ ओ ओ ओ 2 सेकेंड यहां से नहीं गिरा गया, यहां से, अब यहां से यहां तक गिरेगा, उसके बाद 2 सेकेंड, गिरने के लिए कितना समय लगेगा, √2h/g। समझ में आ रहा है। सो टोटल टाइम, इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना, टोटल टाइम आफ्टर कटिंग एट P इज इक्वल टू, ये निकल गया है 2 सेकेंड प्लस √2h/g। कोई चीज h हाइट से गिरता है, उसको पहुंचने के लिए नीचे कितना समय लगा होगा, √2h/g। h कितना था, याद रहे कि h was 5 मीटर, तो ये 5 हो गया, तो हो गया 1, सो इट इज 3 सेकेंड्स। टोटल टाइम, कितना समय के बाद ये थ्रेड को काटने की कितने समय के बाद रेस्ट में आएगा, पहले गिरेगा, 1 सेकेंड स्ट्रेच होगा, उसके बाद 2 सेकेंड स्लो डाउन होकर रुकेगा, तो टोटल टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स। इन फिगर shown 1 kg strikes 2 kg with 5 meter per second and sticks to it. After what further time? After what further time? Five kg comes to rest. After what further time 5 kg comes to rest? तो ऐसे लिखेंगे, just after 1 kg
2 kg. Velocity of 3 kg is v. चलो मानते हैं इसे, let it is 3 kg v. तो क्या कहेंगे 1 into 5 is equal to 3 into v, मतलब v हो गया 5/3. नो, लेकिन क्या हुआ, यह क्या चलेगा, क्या चिपकने के बाद में तो गड़बड़ कर दिया. 3 kg v है तो 3 kg का v हुआ प्लस चिपकने के बाद ये जाएगा v में, ये भी तो जाएगा v में, क्योंकि थ्रेड ऑलरेडी टाइट था, थ्रेड वाज ऑलरेडी टाइट. सो 3v प्लस 5v, v हो गया 5/8 मीटर पर सेकेंड. ये जाएगा v में, ये जाएगा 5 में. नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज इधर है 5, इधर है 3, बाय 5 प्लस 3 इंटू g, तो हो गया 2/8 is g/4 is 2.5. 2/8 हो गया 1/4, g/5 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका v है ऐसे, इसका v है ऐसे, एक्सीलरेशन है ऐसे, v कहो या फिर u कहो, ठीक है, u कहो. तो फिर इसका u है, इसका u है 5/8, किधर है 5 kg का, फॉर 5 kg. इनिशियल वेलोसिटी 5/8 अपवर्ड, एक्सीलरेशन 5/2 डाउनवर्ड्स, 2.5 5/2. फाइनल वेलोसिटी 0. टाइम आप जानते हो v is equal to u plus 80, 0 is equal to 5/8 minus 5/2 into t, और t is equal to 5/8 divided by 5/2. कितना आया 2/8, 0.25. यस, आप लोग बना रहे हो, मतलब मैं समझा दिया तरीका आप लोगों को. सो गुड, so all of you have given correct answer. Thank you very much for it.